शुरुआत करेंगे आज कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों के साथ। आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें धान, दलहन और तिलहन समेत 13 फसल शामिल है। इसके साथ ही किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट देने वाली स्कीम को जारी रखने का भी बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में आज लिया गया है। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, कमिटेड टू मेकिंग द एमएसपी 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर विस्तार से जानकारी अब लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों से जुड़े दो बड़े फैसले जो लिए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है कि खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ाया गया है और उस बढ़ोतरी से किसानों को करीब 2,07,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकेंगे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। वैसे तो करीब 13 फसलें हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि धान जो सामान्य ग्रेड की होती है उसकी एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है एंड 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। ए ग्रेड धान की एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा दी गई है। मक्का की एमएसपी 2,225 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसी तरीके से तुअर की एमएसपी भी बढ़ाई गई, 8,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। मूंग की एमएसपी बढ़ोतरी की गई, उड़द की एमएसपी बढ़ोतरी की गई, मूंगफली की एमएसपी 7,268 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा के कर दी गई है। सोयाबीन की एमएसपी भी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। कॉटन जो मीडियम स्टेपल होता है उसकी एमएसपी 7,710 रुपए हो गई है, तो लार्ज स्टेपल की एमएसपी 7,521 रुपए से बढ़ाकर 8,110 रुपए कर दी गई है। तो इस तरह से जो किसानों को कोशिश की गई सभी फसलों पे उनकी उत्पादन लागत का 50% से ज्यादा एमएसपी मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। कई फसलों में एमएसपी की हिस्सेदारी जो लागत का 69% तक पहुंच चुका है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है, किसान जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज करीब 3 लाख रुपए तक मिलता है, उस पर उनको अब 1.5% ब्याज में छूट मिलती है। उस स्कीम को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है और सही समय पर अगर वो कर चुकाते हैं 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो ये स्कीम चालू कारोबारी साल में भी जारी रहेगी, इसका भी फैसला लिया गया है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल एक बार फिर से मॉक ड्रिल की तैयारी में है सरकार। ये मॉक ड्रिल 4 राज्यों में की जाएगी। पूरी खबर जान लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, पाकिस्तान से सीमा से जो सटे हुए राज्य हैं वहां पर एक बार फिर से मॉक ड्रिल कराई जाएगी, क्या वजह है इसके पीछे, बताएं। देखिए, जो मॉक ड्रिल कराई जा रही है उसके पीछे अलग अलग लोग दलीलें दे रहे हैं। पहली वजह तो ये बता रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में सरकार ने औपचारिक तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या दोबारा किसी तरीके के उनके पाकिस्तान का आतंकी ठिकाने पर हमले करने की तैयारी है। दूसरी दलील ये दी जा रही है कि पिछली बार मॉक ड्रिल का जब ऐलान किया गया था उससे ठीक एक दिन पहले भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। कहीं वैसी तो नहीं, वैसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दरअसल ये एहतियात के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। जो 4 राज्य हैं उसमें मॉक ड्रिल की बात की गई है, जिसमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगा। ये मॉक ड्रिल कल शाम में होगा। मॉक ड्रिल के जरिए सायरन बजा के लोगों को सतर्क रहने, कैसे आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने ये बताया जाएगा। कुछ जगहों पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा और इसके पीछे एक बड़ी वजह और है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अगर किसी भी तरह के ऐसी हरकत पाकिस्तान करता है तो ऐसे में आम लोगों को किस तरह से बचाव करना है, इसकी तैयारी के तौर पर भी ये मॉक ड्रिल देखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एहतियातन और लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रैक्टिस कराने के तौर पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, इन दोनों बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस अब बढ़कर 1200 के ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि अब तक कोरोना की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 430 एक्टिव मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, 325 केस हैं यहां पर। और यहां पर एक और खास बात यह है ध्यान देने के लिए कि 325 केसेस में से 316 केसेस सिर्फ मुंबई में है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17,
बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 मई के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जाएंगे और इससे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री के 100 मीटर के दायरे में जितने भी लोग आएंगे उनकी कोरोना जांच कराना आवश्यक किया गया है ताकि सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा किया जा सके। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज के बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 239 पॉइंट गिरकर 81,312 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 24,752 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज के बाजार में डिफेंस, पीएसयू बैंक इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार का पूरा मूड? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन वापस से आज बाजार में हमें एक वॉलेटिलिटी का सेशन देखने को मिला। हालांकि इस टाइम पे ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल जो क्यूज थे वो पॉजिटिव मोमेंटम में बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से बाजार में इस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसके चलते काफी सारे इंडाइसेस ने आज कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो HDFC लाइफ में आज 2% का हमें करीब करीब एक उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा ही फाइनेंशियल सेक्टर था वहां पे हमें एक स्टेडी कारोबार पूरे ही सत्र में देखने को मिला। BEL की बात करी जाए तो 1.5% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस करीबन 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ और हीरो मोटोकॉर्प में भी करीबन 1% का हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा। लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखें हम, इंडसइंड बैंक यहां पे 2% की कमजोरी एविडेंटली दिखाई दी। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम PSU सेक्टर की बात करें तो वहां पे हमें अर्ली ट्रेड में तो एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में करीबन 2% का हमें डेंट देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 0.25% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर है, पूरा जो सीमेंट सेक्टर है, वहां पे हमें एक स्लगिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज मॉनसून बहुत अर्ली अराइव हो गया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आज पूरे ही IOCL पैक में मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी, जिसके बाद IGL जो है वो करीबन 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम में 3.25% की तेजी। PI इंडस्ट्रीज यहां पे 0.3% का लगभग गेन दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। NTPC ग्रीन एनर्जी में भी करीबन 3% का अपसाइड देखा गया है। अगर लूजिंग स्ट्रीक की इस टाइम पे बात करी जाए तो एस्कॉट क्यूबोटा यहां पे करीबन 5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। अरबिंदो फार्मा में करीबन 0.4% की कमजोरी। NMDC यहां पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद लगातार यहां पे गिरावट देखने को मिली है, करीबन 3% का डाउनसाइड। और भारत डायनामिक्स में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला है, करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ यहां पे ये बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान ने मार्केट के आउटलुक पर हमसे खास बातचीत की। इस दौरान प्रकाश दीवान ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में निवेश के बेहतरीन मौके हैं। क्वालिफाई BEL है, इतना उमदा नंबर्स, ग्रोथ प्लान्स, जो कमेंट्री है, वो सब कुछ आपको गिरावट में आपको लेना है। आज या जब तेजी है तब नहीं लेना है। HAL हो गया, BEL हो गया। सोलर इंडस्ट्रीज ब्रिलियंट बिजनेस में फ्लोट नहीं होने की वजह से इतने शार्प मूव्स, इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं तो बहुत महंगा लगता है। मतलब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से काफी महंगा हो गया। पर जो है वेंडर इकोसिस्टम हो रहा था उसमें बहुत छोटी छोटी नई कंपनीज आ रही हैं। SME में भी है। SME में नॉर्मली हम लोग परहेज करते हैं, लिक्विडिटी की वजह से नहीं ज्यादा एलोकेशन बना पाते, लेकिन डिफेंस में आपको सबसे ज्यादा नए IPOs और फ्लोट आते हुए दिखेगा। तो बड़ी कंपनीज रखिए और थोड़ी सी छोटी कंपनीज रखिए, तो आपके पास एक बैलेंस बना रहेगा। बट इस स्पेस को आप अब अपने पोर्टफोलियो में इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम 8-10% का एलोकेशन तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, ई कॉमर्स, एविएशन और कैब एग्रीगेटर्स के डार्क पैटर्न पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार कंपनियों से ग्राहकों के साथ पारदर्शिता बरतने के निर्देश देगी। खबर पर पूरी जानकारी अब लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं इस बैठक में किन मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा की जा सकती है स्टेक होल्डर्स के साथ? अपना सामान बेचने के लिए डिजिटल ई-कॉमर्स कंपनियां कई सारे हथकंडे अपनाती हैं। इन्हें डार्क पैटर्न कहा जाता है। डार्क पैटर्न के आपको कुछ एग्जांपल भी दे दूं। कई बार आपके बास्केट में कोई ना कोई चीज अपने आप जुड़ जाती है। आप एयरलाइन की टिकट बुक कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी, ट्रैवल इंश्योरेंस भी उसके साथ जोड़ दिया जाता है। आपको एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिखाया जाता है और जब आप ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो सामान खत्म हो चुका है और आपको दूसरा महंगा सामान
दिखाया जाता है। तो ये सारे डार्क पैटर्न के एग्जाम्पल हैं। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय इसको लेकर के पहले भी गाइडलाइंस जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां अभी भी कई सारे डार्क पैटर्न अपना रही हैं। आपने हाल में ही देखा होगा कि अभी ओला और उबर जैसी कंपनियां जो कि एडवांस टिप मांग रही हैं, तो इसमें सरकार ने ओला और उबर को नोटिस भी भेजा था। ये पूरी तरह से एक डार्क पैटर्न का उदाहरण है। तो इसको लेकर के आज जो कंज्यूमर अफेयर मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, पेटीएम, ओला, उबर के अधिकारी भी शामिल होंगे। यहाँ पर सरकार कंपनियों को ट्रांसपेरेंसी बरतने के निर्देश देगी और गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी देगी। सरकार ये भी कहेगी कि अगर आप इनका पालन नहीं करते तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत करें और आपके ऊपर हम जुर्माना लगाने की शुरुआत भी कर रहे हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान डोमेस्टिक की बजाय इंटरनेशनल की बजाय डोमेस्टिक हो सकती है। कई बार डेडलाइन मिस करने के बाद अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या बड़ा अपडेट है? जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले भी अपनी डेडलाइन मिस कर चुकी है। सबसे पहले 2024 अक्टूबर की डेडलाइन थी, फिर अप्रैल 2025 की डेडलाइन थी और अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है इस वक्त डीजीसीए और बीकैस की तरफ से। और अगर ये इंस्पेक्शन सही साबित होता है तो उसके बाद 1 सप्ताह का और वक्त लग सकता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिलने में। हालांकि उसके बाद भी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है एयरपोर्ट को चालू होने में। और जो शुरुआत होगी वो डोमेस्टिक फ्लाइट से होगी। पहले जो प्लानिंग थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की, उसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है क्योंकि अभी उतनी तैयारियां नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टर्मिनल बिल्डिंग लगभग पूरी है, एटीसी का काम हो चुका है, लेकिन जो रूफिंग का काम है वो काफ़ी हद तक अभी भी बचा हुआ है। तो करीब अगस्त तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शुरुआत होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और जो शुरुआत होगी, पहली जो फ्लाइट होगी वो घरेलू उड़ानें होगी, ना कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों की डेलीगेशन के साथ ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे जारी हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का ग्रुप दक्षिण अफ्रीका और कनीमोनी का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की दुनिया के सामने पोल खोल रहे हैं। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन पनामा पहुंच चुका है। डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली का दौरा किया और जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पेश करने के लिए सांसदों के एक चुनिंदा समूह की मुलाकात भी की। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो आगे उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. साथ ही दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटा रहा है। डेलीगेशन ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore, and that's the message that we have come. Our first effort will always be peace, and India is one country which has never initiated a war ever. साथ ही आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता की अगुवाई में फ्रांस पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ रहने का भरोसा दिया है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में टीम ने फ्रांस के रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी के सदस्यों से और साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की। Has only one word to say. We are together with India in the fight against terrorism. And Pakistan has also suffered, and they totally agreed that France and India, nay, the whole democratic world, need to speak in one voice
in the fight against terrorism emanating from Pakistan, supported by the state of Pakistan. तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने शौर्य दिखाया, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानी, लेकिन अब घर में ही इस पर सियासत हो रही है। क्या पक्ष और विपक्ष सब पर सियासी फितूर चढ़ा हुआ है? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर राजनीति भरपूर 7:57 पर जरूर देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा पर ब्रेक लगा दिया है। यही नहीं, अब हर छात्र के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। तो इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, अमेरिका की तरफ से लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र वहां पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर, इससे पहले हमने देखा था हार्वर्ड में जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एडमिशन पर एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कल ही हमने एक और डायरेक्टिव देखा था जहां भारतीय छात्रों को कहा गया था कि जो छात्र क्लास मिस करते हैं या बंक करते हैं उनके एडमिशन को रद्द किया जाए। और अब एक और नया डायरेक्टिव आया है। तमाम जो दूतावास हैं दुनिया भर में अमेरिका के, उनको ये डायरेक्टिव दिया गया है कि जो नए वीजा हैं F, M और J कैटेगरी के, यानी कि जो स्टूडेंट वीजा है और जो एक्सचेंज वाले स्टूडेंट हैं, उन पर उनके इंटरव्यू को शेड्यूल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, यानी कि कोई नया शेड्यूल ना दिया जाए, अपॉइंटमेंट ना दिया जाए। इसको लेकर हालांकि जो पुराने अपॉइंटमेंट्स पहले से फिक्स हो चुके हैं उन पर रोक नहीं लगेगी, वो जारी रहेंगे। साथ ही एक और जो कदम उठाने जा रही है अमेरिकी सरकार वो है कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से स्क्रूटनी की जाएगी। आप किस तरह के पोस्ट डालते हैं, इस तरह की चीजें रखी जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये बात साफ संकेत है कि जो स्क्रूटनी है वो बढ़ती जाने वाली है। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये तात्कालिक कदम है, बाद में इसे हटाया जा सकता है। तो ट्रंप प्रशासन में अमेरिका जाकर पढ़ाई और काम करना दोनों मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ये माहौल कब तक चलेगा और क्या है इसके विकल्प, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आईपीएल फाइनल इस बार सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि देशभक्ति का भी भव्य उत्सव बनने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को होने वाले इस महामुकाबले से पहले भारतीय सेना के तीनों अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित होगा। हमारे संवाददाता केतन जोशी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट फैन से बात की। आइए आपको दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा और खास बात ये रहने वाली है कि तीनों सेना के जो हीरो है उनका यहाँ विशेष सम्मान होने वाला है। तो जो कुछ यहाँ यंगस्टर है अभी आए हैं टिकट के लिए, उनसे हम बात करते हैं। बताइए, आपको टिकट मिली और आप क्या यहाँ पर किस उद्देश्य से वो मैच अब देखेंगे? सर, अभी आईपीएल तो देखिए एक बहाना है, मेन चीज तो हम आरसीबी वाले हैं, तो लॉयल्टी इज मैटर फॉर अस। 18 साल से वेट कर रहे हैं, बट मैच अपनी जगह पे है। मेन चीज तो जब से पता चला है कि हाँ तीनों फोर्स के मेन चीफ जो हैं उनकी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी और उनका सम्मान किया जाएगा, तो वो भी एक अपने आप में फीलिंग अलग होती है। तो मेन चीज वही है। राइट, आप क्या कहें, आपको टिकट मिला? नहीं सर, टिकट मेरे को नहीं मिला है। अभी फाइनल देखने के लिए आया है। हमको पता चला है जब से यहाँ तीनों आर्मी फोर्स और सब आने, उसका समारोह होने वाला है, हम उस देखने के लिए आ रहे थे इवेंट। और टिकट आरसीबी की फैन है हम, आरसीबी की टिकट नहीं मिली, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी टिकट नहीं मिल रही है। आईपीएल का फाइनल मैच अलग होने वाला है। मैच है वो साइड में हो जाएगा, लेकिन जो सेना के तीनों प्रमुखों का सम्मान होगा उसको देखने के लिए पूरा देश बेकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ऑनलाइन पोस्ट लिखने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं है, लेकिन वो केस से जुड़े मामले पर पोस्ट नहीं कर सकते। वो भारत की जमीन पर आतंकी हमले या उस पर प्रतिक्रिया के बारे में भी नहीं लिख सकते। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से भी कहा है कि वो अपनी जांच प्रोफेसर के खिलाफ दायर 2 FIR तक ही सीमित रखे, दाएं बाएं जांच ना करें, आरोपी के डिवाइस की मांग ना करें। प्रोफेसर अली पर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को उन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी और अब कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। साथ ही आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी के मंत्री
कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फिर से राहत मिल गई है। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित मामलों को भी बंद कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट डीआईजी की तरफ से दिए गए एसआईटी रिपोर्ट को देख रहा है। डीआईजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 आईपीएस अधिकारियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं और सामग्री एकत्र की है, लेकिन जांच अभी शुरुआती दौर में है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।